नमस्कार एस्पिरेंट्स, इस स्पेशल विश्लेषण में स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने फर्स्ट, सेवेंथ, 24th और 25th अमेंडमेंट्स को डिटेल में समझा था। आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और सच बताएं तो एग्जाम के नज़रिए से ये हिस्सा बेहद बेहद ज़रूरी होने वाला है। देखिए, साल हैं 1976, 1978, 1985 और 1989। यूपीएससी हो, एसएससी हो या स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दिमाग में एक क्रोनोलॉजिकल मैप यानी घटनाक्रम का नक्शा होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इन 4 माइलस्टोन्स ने आखिर हमारे कानूनी इतिहास की दिशा कैसे तय की। आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा, 44th अमेंडमेंट और उसके डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स। तीसरा, 52nd अमेंडमेंट यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। चौथा, 61st अमेंडमेंट और आखिर में रिवीजन के लिए एक क्विक टेबल। बस इतना ही। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। अब देखिए, ये कानून इमरजेंसी पीरियड के दौरान लागू किया गया था और इसका असर इतना बड़ा था कि इसको सीधे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का ही दर्जा दे दिया गया। सोचिए, एक अकेले लेजिस्लेशन ने संविधान में इतने व्यापक बदलाव कर दिए थे। यही वजह है कि एग्जाम्स में ये टैग बार बार लगातार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन बदलावों का स्केल अगर देखें तो प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज को पहली बार संविधान का हिस्सा बनाया गया और बस इतना ही नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और मजबूत करके संसद की शक्तियों का दायरा भी काफी बढ़ा दिया गया। मतलब पूरे स्ट्रक्चर में एक बड़ा शिफ्ट लाया गया था। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, 44th अमेंडमेंट और लोकतांत्रिक बचाव यानी डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स। असल में 1978 का 44th अमेंडमेंट एक तरह से एक्शन और रिएक्शन था। इसने 42nd अमेंडमेंट के कई प्रावधानों को ठीक किया या उन्हें रिवर्स किया। सबसे बड़ा और चर्चा वाला बदलाव था राइट टू प्रॉपर्टी का। पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट बनकर रह गया। किसी भी एग्जाम प्रेप के लिए ये शिफ्ट समझना लिटरली बहुत क्रिटिकल है। इसके अलावा एक और अहम काम हुआ। इमरजेंसी लगाने के जो प्रोविजंस थे, उनको और ज्यादा कड़ी शर्तों में बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उनका गलत इस्तेमाल दोबारा ना हो सके। सच कहें तो इस एक कदम ने देश की लोकतांत्रिक सुरक्षा यानी डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स को हमेशा के लिए एक बहुत स्थायी और मजबूत रूप दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बड़े मुद्दे की तरफ, 52वां संविधान संशोधन यानी दल बदल कानून। तो हुआ ये कि 1985 तक आते आते शिफ्टिंग अलायंसेस की वजह से पॉलिटिकल स्थिरता मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए 10th शेड्यूल के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ को संविधान में जोड़ा गया। यहां पर सबसे बड़ा कैच क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि इस कानून के तहत आखिरी फैसला लेने का जो अधिकार है वो सीधे स्पीकर या चेयरमैन के पास होता है। ये पॉइंट एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो इसको बिल्कुल क्लियर रखना है। अब वक्त है हमारे चौथे और आखिरी बड़े बदलाव का, 61st अमेंडमेंट और युवा भागीदारी। 1989 का साल सच में एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट लेकर आया। क्यों? क्योंकि भारत में वोट देने की उम्र जो पहले 21 साल हुआ करती थी, उसको घटाकर सीधे 18 साल कर दिया गया। सोचिए, एक ही स्ट्रोक में लाखों युवाओं को इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बना लिया गया। इससे यूथ पार्टिसिपेशन एकदम से एक नए आयाम पर पहुंच गया, जो कि सच में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम था। और अब आखिर में सबसे काम की चीज, एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन टेबल। रिवीजन के लिए इन टैग्स को दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th अमेंडमेंट यानी राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल राइट बनना। 52nd अमेंडमेंट सीधे तौर पर एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा है और 61st अमेंडमेंट का मतलब है वोटिंग एज 18 साल। ये शॉर्ट मेमोनिक्स और टैग्स एग्जाम वाले दिन दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इस विश्लेषण में हमने देखा कि इन बड़े संवैधानिक संशोधनों ने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को टाइम के साथ कैसे इवॉल्व किया। पर अब एक सवाल छोड़कर जाते हैं, जिस तेजी से हमारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में ऐसे कौन से नए अमेंडमेंट्स हो सकते हैं जो भारत की गवर्नेंस को एक नया आकार देंगे? इस पर थोड़ा विचार करना तो बनता है। इस सीरीज के पार्ट 3 में कुछ और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ लौटेंगे। जय हिंद।